अगर आप इकोनॉमिक्स की ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और एमए इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, एक एमए इकोनॉमिक्स की डिग्री इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने वो अच्छी जगह से कर ली, अच्छी यूनिवर्सिटी से कर ली या फिर कहीं से भी कर ली, पर वो 2 साल अच्छे से पढ़ लिए तो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपके लिए केक वॉक हो जाएंगे। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं जो एमए एंट्रेंस के हर कॉलेज के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जिसका नाम है मार्केट स्ट्रक्चर। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैं आपको इक्वेशन भी समझाऊंगा, थ्योरी भी समझाऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे एग्जामिनेशन में उनको टैकल करना है। सबसे पहली चीज है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सब आपको बोलते तो हैं कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी लो, रोट लर्निंग से काम नहीं होगा, पर कोई भी करके दिखाता नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगा कि वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको कैसे अटेन करनी है, और इस वीडियो की जो मेथडोलॉजीज है ना, आप इसको अगले किसी टॉपिक में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एज इट इज आपको वो कॉन्सेप्ट्स भी पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस लेक्चर में हम परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली और ये सारी चीजों को हम एक बार अच्छे से डीप में देखेंगे। और मार्केट स्ट्रक्चर माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक है, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। व्हाई मार्केट स्ट्रक्चर मैटर इन एमए एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, जेएनयू हो गया और किसी भी देश की बड़ी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जैसे कि आईआईटी जेएम, गेट और बाकी जो एग्जाम्स होते हैं, सीयूईटी इकोनॉमिक्स जैसे, उसमें इससे आपको सवाल मिलेगा ही मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग मार्केट पावर इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो मार्केट स्ट्रक्चर है ना, वो डिटरमाइन क्या क्या करता है? प्राइसिंग, आउटपुट, एफिशिएंसी मार्केट में और वेलफेयर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जब भी आप पढ़ेंगे, सबसे बड़ा एरिया आपको यही दिखेगा। जो मेजॉरिटी एमए एंट्रेंस के पेपर है ना, उसमें 3 to 6 क्वेश्चंस आते ही आते हैं इस यूनिट से। ये आप लिख के ले लीजिए, आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब इसमें क्या क्या आता है? जैसे इसमें आता है थ्योरी, इसमें आता है ग्राफ्स पूछा जाता है, और शॉर्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं। कैलकुलेटर नहीं अलाउड होता है टिल डेट, यही है। फोकस एरिया कहां कहां करना है, जैसे कि टीआर, एआर और एमआर के रिलेशन पे है ना, टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल। फिर इक्विलिब्रियम के रूल्स हैं कि इक्विलिब्रियम कब कैसे होगा, और इलास्टिसिटी को प्राइसिंग से इफेक्ट करते हैं। जैसे पेट्रोल के प्राइसेस हो गए, पिछले कई वीडियो में मैंने इलास्टिसिटी, जब आपको पब्लिक फाइनेंस के कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे तब था, कुछ वीडियोस पहले आप जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने बताया था कि पेट्रोल प्राइस अगर बढ़ भी गए ना, तो भी लोग पेट्रोल भराना नहीं छोड़ेंगे। मतलब डिमांड जो है पेट्रोल की, वो इनइलास्टिक है। ठीक है, कंपटीशन देखते हैं और मार्केट की पावर क्या। अगर मैं एक मोनोपोली हूं तो मेरी क्या पावर है, और अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में हूं तो मेरा कंपटीशन क्या है। इस टाइप से चीजें होती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये लाइन मैं हमेशा आपके लिए लिखता हूं, तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। मास्टरिंग मार्केट स्ट्रक्चर इज नॉन नेगोशिएबल, मतलब ये तो करना ही करना है। ठीक है, दिस सिंगल चैप्टर कैन गेट यू 15 to 20 मार्क्स। ये एक सिंगल चैप्टर है जो आपको 15 से 20 मार्क्स का एडवांटेज देता है एमए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है एमए एंट्रेंस के, तो 3 आवर्स की हमारी एक वर्कशॉप है। जो वर्कशॉप आपको A to Z चीजें बताएगी, कौन सा कॉलेज है, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस से लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लेके न्यूमेरिकल से, थ्योरी से, सब कुछ उस वर्कशॉप में डिटेल में बताया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में। वर्कशॉप फ्री है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख लेना। ठीक है, फिर फीचर्स की बात कर लेते हैं। बेंचमार्क ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। परफेक्ट कंपटीशन एक एस टाइप का मार्केट है जो आपको हर जगह लोकल मार्केट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। आपके शहर में हर जगह आपने देखा होगा, जिस भी शहर से आप बिलोंग करते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। हर जगह एक कपड़ा मार्केट होता है, हर जगह किसी न किसी टाइप का मार्केट होता है, जहाँ सब लोग ऑलमोस्ट सेम ही चीज बेच रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होमोजेनस प्रोडक्ट होते हैं। मतलब मैं अगर कोई किताब बेच रहा हूँ, सामने वाला भी बेच रहा है। अगर मेरे कपड़ों की दुकान है तो सब साड़ी बेच रहे हैं, इस टाइप से। फ्री एंट्री और एग्जिट होता है, मतलब इसमें घुसना आसान है और इससे बाहर निकलना आसान है। ठीक है, परफेक्ट नॉलेज होती है सबको, सबके बारे में और मार्केट के बारे में। अब इसमें प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? जो फर्म होती है ना, वो प्राइस टेकर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, आप कपड़ा मार्केट में गए, सब लोग हैं, आप भी साड़ी वहां सेल करना चाहते हैं, तो आप भी साड़ी लेके बैठ गए। अब मान लीजिए मार्केट रेट है, साड़ियों का रेट है 2000 रुपए, और आप वही सेम साड़ी 2500 में नहीं बेच सकते। प्राइस टेकर है, मतलब जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, आप एज अ न्यू सेलर वो प्राइस को आप अपने अडॉप्ट करते हो। ठीक है, फिर आ जाता है मार्केट सेट्स द प्राइस एंड फर्म चूज द क्वांटिटी। मतलब यहां से क्वांटिटी कौन कितनी ज्यादा सेल कर रहा है, मेनली वही
होता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की MC इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, ये आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। ग्राफ क्या बताता है कि हॉरिजॉन्टल MR होता है, AR और P लाइन होती है, और MC जो है ना वो MR को इंटरसेक्ट करता है, जिससे आउटपुट डिटरमाइन होता है। आई होप आपने किसी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक में ये ग्राफ देखा होगा। एफिशिएंसी कैसी होती है? P इज इक्वल टू MC, दिस इज एलोकेटिव, एंड प्रोडक्टिव क्या है? ये ऑपरेट करते हैं AC पे, मिनिमम AC पे। तो ये ग्राफ आपने अगर देखा होगा तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं चीजों को। मोनोपोली की बात कर लेते हैं। ये है पावर ऑफ सिंगल सेलर, एक ही सेलर होता है। क्या होता है फीचर में? सिंगल सेलर, नो क्लोज सब्सटीट्यूट, आसपास कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है, एंट्री बैरियर इसमें होते हैं, घुसना मुश्किल है। की रिलेशन क्या है? MR इज लेस देन AR ऑलवेज, और डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड होती है, और प्राइस है ना MC से ज्यादा होता है, तभी वहां पे एक मार्केट पावर रहती है और प्रॉफिट निकलता है। इक्विलिब्रियम की बात करें तो MC और MR जहां मिलते हैं वहां पे इक्विलिब्रियम होता है, और प्राइस फ्रॉम डिमांड कर्व से डिटरमाइन होती है, और जो आउटपुट होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब हायर प्राइसेस पे होता है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन नहीं है तो उतनी एफिशिएंसी रहती नहीं है। न्यूमेरिकल एग्जांपल इसको ध्यान से समझते हैं। डिमांड है P इज इक्वल्स टू 40 माइनस Q, और C की बात करना है कॉस्ट, तो 10Q है। अब यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन Q फाइंड आउट करना है, तो MR हमने ये लिखा 40 माइनस 2Q, सेट इज MR इज इक्वल टू MC, और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो Q आएगा, मतलब Q की वैल्यू इधर लेके इसमें से 40 में से 10 और ये सारी चीजें करके डिवाइड बाय जो यहाँ 30 बचेगा और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो 15 यूनिट्स यहाँ पे आएंगी। सो मोनोपोलीज डू नॉट टेक प्राइस, दे मेक इट। ओके, जैसे इंडियन रेलवे, पर वो ऑब्वियसली नॉट अ परफेक्ट एग्जाम्पल, बट एग्जाम्पल तो है क्योंकि सरकार की है और उसमें वेलफेयर भी इंक्लूडेड है, इसीलिए। ठीक है, जैसे एनवीडिया की बात कर लेते हैं, जो चिप बनाती है कंपनी, वो लगभग मोनोपोली है, उसके अलावा और कोई नहीं बनाता, तो हर स्मार्टफोन में वो चाहिए। इनवर्स इलास्टिसिटी प्राइसिंग रूल, ये आपको जरूर जानना जरूरी है। ठीक है, सो मोनोपोली मार्कअप फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पर E मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहता है। ठीक है, सो इम्प्लीकेशन क्या है? इफ डिमांड इज इनइलास्टिक, डिमांड इनइलास्टिक है तो लार्जर मार्कअप रहेगा। ठीक है, अगर वो इलास्टिक है तो स्मॉलर मार्कअप रहेगा। मतलब अगर डिमांड इनइलास्टिक है, हर स्मार्टफोन में चिप लगनी है, तो चिप मैन्युफैक्चरिंग को पता है कि ये चिप मेरे से खरीदेंगे ही। ठीक है, परफेक्ट इलास्टिसिटी की बात करें तो P इज इक्वल टू MC होता है, ये लाइक कॉम्पिटिशन होता है। ठीक है, अब इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, जो कि परफेक्ट इलास्टिसिटी होता नहीं है क्योंकि मोनोपोली है। मार्केट पावर डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी नॉट द फर्म चॉइस, मतलब उस जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है वो कितनी इलास्टिक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी US और चाइना में ट्रेड वॉर चल रही थी, ये साल के शुरुआत से चल रही थी, बट अभी कुछ हफ्ते पहले बुसान साउथ कोरिया में US और चाइना की एक डील हो गई, जिससे 1 साल तक जो रेयर अर्थ के मेटल्स है ना, जो US IT इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चाइना रेडी हो गया कि हम सप्लाई उसकी नहीं रोकेंगे और आपको भेजते रहेंगे। उसके लिए US ने चाइना पे टैरिफ भी 10% तक कम किया है। तो इसका क्या मतलब है कि जो डिमांड थी ना वो इनइलास्टिक थी, और वो US को चाहिए ही चाहिए था। तो परफेक्टली इलास्टिक का कभी सवाल आता नहीं है, और ये जो होती है वो इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है, ना कि फर्म की चॉइस पे। ठीक है, सो दिस वन फॉर्मूला अपीयर्स इन एवरी एग्जाम, कमिटेड टू मेमोरी। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर ओलिगोपोली की बात करते हैं, जो कि हमारा फेवरेट एग्जांपल ओपेक कंट्रीज हैं जो ऑयल सप्लाई करती हैं, और इंडिया का टेलीकॉम मार्केट है, बेस्ट एग्जांपल है। इंडियन एग्जांपल समझते हैं। स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस, रियल वर्ल्ड मार्केट, ये आपको मैं बहुत आसानी से समझाता हूं। 2016 जियो आया, जियो से पहले पर जीबी रेट बहुत ज्यादा हाई थे। एक जीबी अगर आप अपने एल्डर सिबलिंग से पूछेंगे तो उनको याद होगा कि यूट्यूब डेटा पैक पे चलाना मतलब पूरा डेटा गया महीने भर का। 1 GB पर डे आज की तारीख में कुछ डेटा नहीं है, उस समय 1 GB पर मंथ पे चलता था और रिचार्ज बहुत हाई होते थे। पर सडनली जियो की एंट्री होने से मार्केट में जियो ने सारी चीज फ्री दी, ज्यादा भी दिया और अच्छा भी दिया, तो सारे सिम जो अदर यूजर्स थे वो जियो पे शिफ्ट होने लग गए। अब जैसे ही वो जियो पे शिफ्ट हुए, बाकी कॉम्पिटिटर्स को प्राइस रिड्यूस करना पड़ा, तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन था वो कम हो गया,
और उन्होंने भी सस्ते सस्ते प्लान्स निकाले, फ्री नहीं निकाला। पर जैसे ही जियो की कैपेसिटी फ्री देने की खत्म हुई, पहले 3 महीने, फिर उसको 3 महीने और एक्सटेंड किया, 6 महीने का जब जियो ने रिचार्ज निकाला तो वो एक अफोर्डेबल प्लान निकाला। तो मतलब जो बाकी कंपनीज थी वो हाई प्राइस से नीचे आ गई और जो जियो था वो फ्री से ऊपर आया। तो लगभग मार्केट इक्विलिब्रियम में सेट हो गया शॉर्ट टर्म में ही, एक टेम्परेरी मिसमैच के बाद। उसके बाद जब जियो ने रेट बढ़ाए तो एयरटेल और बाकी लोगों ने भी रेट बढ़ा दिए। उसके अलावा वोडाफोन आइडिया जैसे प्लेयरों को मर्जर करना पड़ा और बीएसएनएल जो कि सरकार की कंपनी थी वो उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाई प्राइवेट सेक्टर के सामने। अब उसके रीजन कई हो सकते हैं, वो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर सबसे बड़ी चीज है कि जैसे ही उसमें फर्म्स कम हो जाती हैं वो आपस में कोलैबोरेट करना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ फ्यू फर्म्स डोमिनेट सप्लाई, मतलब अगर आप आज एयरटेल से दुखी हो तो आपके पास जियो का ऑप्शन है, बीएसएनएल का ऑप्शन है या वोडाफोन आइडिया का ऑप्शन है, बट इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। और कई जगह तो सिर्फ एयरटेल और जियो का ऑप्शन है। तो अगर वो नहीं आएगा लगाने, सर्विस नहीं देगा, आप उसमें ज्यादा कुछ कर नहीं कर सकते। इसीलिए फ्यू फर्म्स डोमिनेट सप्लाई। प्रोडक्ट्स में भी होमोजेनस और डिफरेंशिएटेड, मतलब जो वो सर्विस दे रहे हैं या प्रोडक्ट दे रहे हैं वो लगभग सेम होगी या थोड़ी बहुत उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। जैसे हम बोलते हैं कि XYZ का इंटरनेट बार बार ड्रॉप होता है, या फिर इस XYZ या ABC का इंटरनेट बहुत अच्छा चलता है, तो इट्स नॉट लाइक दैट। इसमें एंट्री बैरियर होते हैं। अब जैसे हम और आप स्टार्टअप इंडिया के प्रोग्राम में टेलीकॉम कंपनी तो खोल नहीं सकते क्योंकि कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, इसलिए एंट्री बैरियर लगता है। अगर मैं ओपेक कंट्रीज की बात करूं तो जिनके पास ऑयल निकल रहा है, कल को हमारे जमीन में ऑयल है ही नहीं तो हम कैसे ऑयल प्रोड्यूसर बन सकते हैं। तो ये जो बिहेवियर रहता है वो स्ट्रैटेजिक बिहेवियर रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद मॉडल क्या है, कौन कौन से मॉडल है, उसमें मॉडल देख लेते हैं। तो कुर्नॉट मॉडल है पहले, जो क्वांटिटी कंपटीशन पे खेलता है, मतलब ईच फर्म चूज आउटपुट assuming rivals outputs are fixed, तो ये इस मॉडल पे चलता है। लीड्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर दूसरा है बर्ट्रांड का मॉडल है, हमेशा पूछा जाता है कि इसमें क्या आता है, फर्म्स प्राइस को सेट करती हैं, इवन विथ टू फर्म्स प्राइस इज इक्वल्स टू MC, इसे हम बर्ट्रांड पैराडॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। फिर कल्यूसिव ओलिगोपोली, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है। फर्म्स कल्यूड, मतलब वो आपस में साठ गांठ कर लेती है, मिल लेती है ना, टू मैक्सिमाइज ज्वाइंट प्रॉफिट। जैसे आज एयरटेल और जियो 100 रुपए बढ़ा दे अपनी सिम पे, तो जैसे ही वो 100 रुपए बढ़ा देंगी, ऐसा नहीं हम रिचार्ज कराना बंद कर देंगे, पर उन्होंने आपस में एक पैक्ट कर लिया, बिना बोले कर लिया। पर हमारे यहाँ जैसे इंडिया में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो इस चीज का ध्यान रखता है कि फर्म्स ऐसे कल्यूट ना करें, बट ग्लोबल लेवल पे ये चीजें होती हैं, तो दे कैन एक्ट लाइक मोनोपोली, और दोनों अपने मार्केट शेयर का बड़ा बड़ा हिस्सा ले सकती है। फिर आ जाता है चौथा है किंग डिमांड कर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये प्राइस रिजिडिटी को एक्सप्लेन करता है कि प्राइसेस आर रिजिड, टेक्स टाइम टू चेंज, ठीक है। फिर ओलिगोपोली इज द मोस्ट रियलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर, ये रियलिस्टिक है। टेलीकॉम में आप देख सकते हैं, एविएशन में देख सकते हैं, सीमेंट में, ऑटोमोबाइल में, इस सब में देख सकते हैं ओलिगोपोली का मार्केट आपको दिख जाएगा। जैसे फ्लाइट की बात कर लेते हैं, लोग एयर इंडिया से जाते हैं, एयर इंडिया से दुखी होते हैं तो इंडिगो से जाते हैं। कई कई रूट्स पे एक या दो ही ऑप्शन होते हैं, तो वो उन्हीं को उनको चूज करना पड़ता है। चाहे सर्विस कितनी खराब हो, कुछ भी हो, आप कितनी ही गालियां दो, ट्वीट कर लो, कुछ कर लो, पर इंडिगो का जो नेटवर्क है उससे पैसेंजर्स को फायदा होता है, तो वो जाते ही हैं, कोई मतलब नहीं होता उससे, ठीक है। अब नाउ डायग्राम्स टू रिमेंबर, ये डायग्राम्स है 5। मैं आपको बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूं कि बुक से इन डायग्राम जरूर बना के देख लेना आज ही, ठीक है। 5 डायग्राम दैट गारंटी योर मार्क्स। पहला है परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम, फिर मोनोपोली का इक्विलिब्रियम, फिर इनवर्स इलास्टिसिटी मार्कअप ग्राफ, किंग डिमांड कर्व और कुर्नॉट का रिएक्शन कर्व। ड्रॉ क्लीन लाइंस, लेबल करना है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या है, शो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स क्लियरली, ठीक है। सो 1 गुड डायग्राम इज 5 मार्क्स एवरी सिंगल टाइम, ये हमारी एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं। अब मस्ट सॉल्व न्यूमेरिकल्स फॉर MA एंट्रेंस, फास्ट क्वेश्चंस टू टेस्ट लॉजिक एंड स्पीड। ये न्यूमेरिकल्स हैं, आप इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएंगे। ये RBI ग्रेड भी DPR में भी पूछे ही जाते हैं कहीं ना कहीं। ये मोनोपोली का न्यूमेरिकल है, TR और MR से रिलेटेड है। तो डिमांड ये हुई, MR निकालना है, इस तरह से इक्वेशन पे आप MR निकाल सकते हो। न्यूमेरिकल 2 में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का है, तो इसमें फाइंड MC, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। न्यूमेरिकल 3 जो है वो कंपटीशन वर्सेस मोनोपोली का वेलफेयर है। सो अंडर मोनोपोली डेड वेट लॉस रहता है क्योंकि एफिशिएंसी नहीं रहती है, तो जो ट्राइंगल एरिया है वो अंडर द डिमांड कर अबव MC होता है कहीं ना कहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो क्वेश्चन में पूछी जाती है।
और कर्नॉट डिओपोली का है तो इनवर्स डिमांड, टू फॉर्म्स का इक्विलिब्रियम, इस तरह से वो कैलकुलेट होता है। एच.एल. आहूजा की बुक में या कुछ सोनेस की बुक में भी आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो एमए का जो एग्जाम होता है ना वो स्पीड टेस्ट करता है, लेंथी कैलकुलेशन नहीं देगा, बट आपकी प्रैक्टिस को स्पॉट ऑन कितनी है वो आपको वो देखना चाहेगा। ठीक है। स्ट्रैटेजी, कोई भी आपको इशू हो न्यूमेरिकल में, आप नीचे सपोर्ट नंबर दिया है मेरा, डायरेक्टली मुझसे बात कर लेना। हम कोर्सेज भी देते हैं इकोनॉमिक्स के, बट डाउट सॉल्विंग फ्री है, सो डोंट वरी अबाउट इट। आप मुझसे कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अब एमए एंट्रेंस मास्टर चेकलिस्ट क्या क्या है। सो फीचर ऑफ ईच मार्केट स्ट्रक्चर, टीआर, एमआर, एआर के रिलेशन मैंने आपको बता दिया, मोनोपोली का इक्विलिब्रियम और इलास्टिसिटी फॉर्मूला बता दिया, ओलिगोपोली के मॉडल बता दिए, तीनों इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और क्विक न्यूमेरिकल्स। अगर ये आपने कर लिया तो एमए इकोनॉमिक्स में ये आपकी चेकलिस्ट बन गई मार्केट स्ट्रक्चर की। माइक्रो इकोनॉमिक्स, रिवॉर्ड क्लैरिटी, वंस यू सी द स्ट्रक्चर सॉल्विंग बिकम्स ऑटोमेटिक। आप इसको कॉन्सेप्ट को समझिए, जैसे मैंने आपको टेलीकॉम सेक्टर के हिसाब से सब समझा दिया। आई होप आपको चीजें क्लियर होगी। नहीं हुई कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके वहां डाउट भी बता दूंगा। ठीक है। सो दिस वन इज द इजीएस्ट हाई स्कोरिंग यूनिट। अगर आपने 3 बार रिवाइज कर लिया ना तो आप एक भी मार्क्स इसका नहीं मिस करोगे। और मैं आपको लास्ट में याद दिला दूं कि हमारी 3 आवर्स की वर्कशॉप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसमें A to Z एमए एंट्रेंस के बारे में बताया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्री है। समय मिले तो अपने करियर के लिए वो 3 घंटे डेडिकेट करके एक साथ उसको देख लेना, सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो नए एग्जाम के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।